Assalamu alaikum class. So today we are going to discuss chapter 18, Ijara wa Iqtana. As you already know, we have discussed the concept of leasing, Ijara, the Islamic concept of leasing, Ijara, in detail in the last chapters. So today we are going to continue it because जो इजारा हमने डिस्कस किया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेंटल का, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी को बेसिकली रेंट के लिए दे दिया जाता है और उसकी जो यूज फॉर का राइट है वो राइट ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे बंदे को कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओनरशिप शिफ्ट नहीं होती जिसके अगेंस्ट आप उससे रेंट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज इजारा। अभी दो टाइप का होता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ह्यूमंस का इजारा भी होता है जिसके अंदर कि आप किसी को सर्विसेज हायर कर लेते हैं तो वो आपका अजर होता है, आप अजर होते हैं, और उसके अलावा जो उसको पेमेंट की जाती है वो उजर होती है, गुजरा होता है। ठीक है, सो सिमिलरली बिल्डिंग भी इस तरह से की जा सकती है, कोई एसेट भी, कोई मशीनरी भी, उसको भी इस तरह रेंट आउट किया जा सकता है कि उस चीज को कोई और लेकर इस्तेमाल कर ले और उसके अगेंस्ट रेंट आपको पे करता रहे। ओनरशिप आपकी रहेगी, लॉस का चांस भी आपके पर ही रहेगा, अनलेस के लीजी की किसी गलती की वजह से, किसी उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इजारा व इक्तना। इजारा व इक्तना मींस लीजिंग एंड प्रॉमिस टू गिफ्ट, जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस होता है बैंकिंग के अंदर आज टुडे। इस्लामिक बैंकिंग में जो चीज प्रैक्टिस हो रही है वो इजारा की जगह इजारा व इक्तना प्रैक्टिस होता है। ठीक है, कि उसके साथ एक प्रॉमिस होता है टू गिफ्ट। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि आई हैव माय कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस एज वेल। इसके अंदर मेरे दो कंसर्न्स हैं बेसिकली इजारा के टॉपिक के अंदर। सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो रेंटल तय किया जाता है, ये मैं आज भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ क्लास के अंदर, कि जो इजारा का रेंटल का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रेंटल तय करने के लिए, क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं है। अगेन ये है कि जी दो अगर सेलर और बायर एग्री कर देते हैं किसी भी रेंटल के ऊपर तो वो रेंटल चार्ज किया जाता है। इस प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर जो रेंटल इस इजारा में चार्ज किया जाता है वो बेसिकली नॉर्मल मार्केट रेंटल से काफी हाई होगा, बिकॉज इसमें मार्केट रेंटल नहीं देखा जा रहा है, इसमें ये देखा जा रहा है कि कितने में एसेट खरीदा, उसके ऊपर प्रॉफिट बैंक ने कितना लेना है, और उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस वगैरह तो आम तौर पे ये भी कस्टमर से ही ले ली जाती है। तो मुझे एक इससे बहुत सख्त इख्तलाफ है कि इंश्योरेंस, क्योंकि रिस्क बैंक का सिक्योर हो रहा है, तो ये बैंक के प्रॉफिट के मार्जिन में से ही कटनी चाहिए, और ये बेसिकली बैंक की अपनी कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन बैंक यूजुअली कस्टमर से ये भी साथ ही ले लेता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मुझे एतराज है। अगेन मुझे, मैं मुफ्ती नहीं हूं तो मैं इसके ऊपर कोई ऐसा मेजर एतराज नहीं कर सकता। सो अगेन कोई बेहतर है कि कोई मुफ्ती ही इसके ऊपर को कमेंट करें तो वो ज्यादा है, लेकिन मेरे नजदीक इसके ऊपर मुझे कुछ रिजर्वेशंस हैं। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है मेरा, और उसको सारी अमाउंट को जो बनती है उसको डिवाइड करके रेंटल बना लिया जाता है। अगेन उनका कहना यह है कि इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है और इसको इससे किया जा सकता है, तो आई विल एग्री टू देम, मैं उसमें और कुछ नहीं कर सकता। तो मुफ्ती साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं। दूसरा जो इसके अंदर मेरा पॉइंट है वो यही है, प्रॉमिस टू गिफ्ट बैक वाला। ठीक है, इसके पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ठीक है, जब आप किसी से लोन लेते हैं तो ये भी लोन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उस कंडीशन में यह है कि जब हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से लोन लिया करते थे, वो अक्सर जब वापस देते थे तो कुछ ना कुछ ऊपर देते, लेकिन पहले से तय नहीं होता था, और उस बंदे को भी ये उम्मीद नहीं होती कि ऊपर मिलेगा, तो वो खुद से अपनी मर्जी से अपने शौक से कुछ अच्छा दे देते थे, हिबा कर देते थे। तो ये अच्छी बात होती है कि किसी ने आप पे कोई मेहरबानी की है, कुछ थोड़ा सा आपके ऊपर मुश्किल वक्त में आपकी हेल्प की है, तो जरूर आप उसको कुछ ना कुछ रिटर्न में दे दें, तो इसमें कोई ऐसी मजाहिके वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पहले ही तय हो रहा है कि प्रॉमिस कर दिया जाता है कि जी आपको गिफ्ट किया जाएगा, और उसमें कंडीशन ये है कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। तो इसकी बेसिस के ऊपर ये थोड़ा सा डाउटफुल है मामला। ठीक है, तो फिर भी अगेन मैं मुफ्ती साहब के ओपिनियन के ऊपर जाऊंगा जो उन्होंने फतवा दिया हो, तो आई डोंट नो, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर भी मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन है। तो मैं आपको हमेशा हर टॉपिक के स्टार्ट में क्लियर कर देता हूँ कि मेरी क्या रिजर्वेशन इसके ऊपर, हम किसी एक्सपर्ट से भी इसके ऊपर ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे। Moving forward, so basically, in Sharia, it is allowed that increase of a instead of a sale, the leaser signs a separate promise to gift the leased asset to the leasee at the end of the lease period, subject to his payment of all rentals. This agreement is called ijara wa iktana. ठीक है ना, कि वो अगर सारी पेमेंट्स करता है तो उसको दे दी जाएगी। So again, it's sort of a link connecting thing. So बस उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह उसको एक प्रॉमिस की शेप दे दी गई है, तो आई डोंट नो। ठीक है, it has been allowed by a large number of contemporary scholars that is widely acted upon by the Islamic banks and financial institutions. The validity of the agreement is subject to two basic conditions. The agreement of ijara itself should not be subject to signing this promise of sale or gift, but the promise should be recorded
इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट जो होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ओरिजिनल इजारे का, उसके अंदर इस एग्रीमेंट का कोई जिक्र नहीं होगा, और उसके अंदर ये कोई बाइंडिंग नहीं होगा, वो भी साइन होगा तो ये भी साइन होगा, ठीक है। इट शुड बी एन ऑप्शनल सेपरेट डॉक्यूमेंट जो कि साइन किया जाए या ना किया जाए, बट ये यूजुअली किया ही जाता है और ये कंपलसरी ही होता है मोस्टली, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कोई इसको साइन नहीं करेगा, ठीक है। और अगेन ये इसीलिए यूनिलैटरल प्रॉमिस रखा गया ताकि एक बाइंडिंग ना हो। ये अगला पॉइंट हमारा यही है, द प्रॉमिस शुड बी यूनिलैटरल एंड बाइंडिंग ऑन द प्रोवाइडर promiser only. It should not be a bilateral promise binding on both parties, because in this case it will be a full contract effected by a future date which is not allowed in the case of सेल और गिफ्ट, ठीक है। तो सेल या गिफ्ट के केस के अंदर फ्यूचर डेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, इसलिए यूनिलैटरल प्रॉमिस रखा गया है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सब लीज, क्योंकि हम ये पूरा टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो मैं डायरेक्ट सब लीज के ऊपर भी आ रहा हूँ। एक्चुअली if the lease asset is used directly by different users, the leasee cannot sublease the leased asset except with the express permission of the leaser, ठीक है। तो अगर उसने लीज्ड एसेट लिया हुआ है तो वो डेफिनेटली उसको सब लीज नहीं कर सकता जब तक वो एक्सप्रेस परमिशन ना ले ले लीजर की। इफ द लीजर परमिट्स द लीजी फॉर सब लेटिंग for subleasing, he may sublease it. All the recognized schools of Islamic jurisprudence are unanimous on the permissibility of subleasing if the rent claimed from the subleasee is equal to or less than the rent payable to the owner or organization or original leaser, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली अगर सब लीज करना चाहता है कोई, लीज लेने के बाद खुद आगे सब लीज करना चाहता है लीजी, तो उसके लिए उसको पहले एक्सप्रेस परमिशन लेनी होगी लीजर से। उसकी परमिशन मिलने के बाद तकरीबन तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट इसके ऊपर, जूरिस्ट जो है, इस्लामिक जूरिस्ट जो है, वो इसके ऊपर कलेक्टिवली एग्री करते हैं कि सब लीज किया जा सकता है किसी और थर्ड पार्टी को। लेकिन उसके अंदर ये है कि तब तक सब लीज किया जा सकता है जिसके ऊपर ये एग्री करते हैं। वो पॉइंट ये है कि जब तक उसकी लीज की जो अमाउंट होगी वो या तो पिछले लीज एग्रीमेंट जिसके ऊपर लीजी ने लिया हुआ था उससे कम हो या उसके बराबर हो, ठीक है। जब ओपिनियन आ जाता है इसके ऊपर कि जब ज्यादा हो जाए, जब सब लीज ज्यादा अमाउंट पे किया जा रहा है एज कम्पेयर टू जिस अमाउंट के ऊपर उसने खुद लीज किया हुआ है लीजी ने, और आगे सब लीज किसी को ज्यादा अमाउंट के ऊपर कर रहा है, इन दिस केस जो है स्कूल्स ऑफ थॉट वो डिफर करते हैं। जैसे इमाम शाफी और इमाम हम्बल जो है, अहमद बिन हम्बल, ये दोनों का ओपिनियन है कि जो सब लीज अगर सरप्लस अमाउंट के ऊपर किया जा रहा है तो उसके ऊपर जो सरप्लस आ रहा है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और वो हलाल है, उसके अंदर कोई बाइंडिंग चीज नहीं है, कोई उसके अंदर मुजाहिर की वाली बात नहीं है। जबकि इमाम अबू हनीफा का कहना यह है कि जो सरप्लस लिया जा रहा है ये लेना सही नहीं है और इसको चैरिटेबल कॉज में दे देना चाहिए। हावेवर उनका ये भी कहना है कि अगर उसने कोई डेवलपमेंट की है, सब लीजर ने प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चीज बनाई है, कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन की है, या फिर वो किसी और डिफरेंट करेंसी के अंदर, मतलब एक करेंसी के अंदर वो उसको लीज खुद ले रहा है और दूसरी करेंसी में आगे लीज कर रहा है, तो इन दिस केस जो उसके ऊपर रिटर्न सरप्लस आ रहा है वो खुद इस्तेमाल कर सकता है और अपने पास रख सकता है, ठीक है। ऑल्दो इमाम अबू हनीफा इस मामले में बड़े कोशियस हैं, बहुत ही उन्होंने इसके बारे में मतलब कॉशियसली इसको अप्रोच किया मामले को। बट अगेन स्कूल हनफी स्कूल ऑफ थॉट और शाफी स्कूल ऑफ थॉट की भी ओपिनियंस को यहाँ पर अडॉप्ट किया जा सकता है, बिकॉज एक्सप्रेसली कुरान पाक के अंदर, होली कुरान के अंदर, सुन्ना के अंदर इस मामले पर कोई एज एक्सप्रेस कंडीशंस जो हैं वो क्लियर नहीं है। इसके अलावा इब्ने कुदैमा के जो आर्गुमेंट है उन्होंने काफी परसुएसिव आर्गुमेंट दिया है अबाउट ही हैज फोर्सफुल ग्राउंड्स टू के सरप्लस को इस्तेमाल किया जा सकता है। सो these are all the opinions of these different scholars. You can agree with them, or as you agree, you can agree with any one of the scholars, okay. Then comes the assigning of the lease. अब assigning of the lease जो है उसको मैं आपको जरा क्लैरिफाई कर देता हूँ। होता यह है कि अब ये दो यहाँ पर सिचुएशन है। पहली सिचुएशन जो आमतौर पे होती है कि अगर आपने लीज की है कोई प्रॉपर्टी, इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी एंड यू आर लीजिंग इट आउट टू समबडी एल्स एंड देन यू डिसाइड टू सेल दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी लीज आउट हुई हुई है, एक लीजर है, आप लीजर हैं और एक लीजी है आपके पास। अब आप ये प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं तो उसका क्योंकि ओनरशिप का राइट हो जाएगा, जैसे जब से उसकी ओनरशिप आ जाएगी तब से लीजी जो है वो पेमेंट उस न्यू लीजर को देगा, ठीक है। जो रेंट की पेमेंट है वो न्यू लीजर को देगा अगर वही कॉन्ट्रैक्ट वो कंटिन्यू करते हैं तो, जो कि आमतौर पे होता ही है। तो आपकी लीज, आपकी एज अ लीजर जो है वो जो वैल्यू है जो आपकी एक मतलब आप लीजर थे वो खत्म हो जाता है और न्यू लीजर अब से लीजर बन जाएगा और वो रेंटल क्लेम करता रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज जो होती है वो ये भी होती है कि कभी कभी
लीजी जो लीजर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने की बजाय किसी और को, वो लीज लेने का राइट किसी और को दे देता है। ठीक है ना, कि जी लीज मेरी जगह तुम रिसीव करते रहो। और ये चीज जो है ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस है, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। बिकॉज अगर वो ऐसी पैसे ही दे रहा है और किसी और की मॉनेटरी कंसिडरेशन के अगेंस्ट उसके पैसे दे रहा है, तो वो अलाउड नहीं है। कि मतलब वो बेसिकली अपनी लीज कलेक्ट करने का राइट किसी और को बेच देता है कुछ पैसे लेकर, ये करना अलाउड नहीं है। ठीक है, इसमें दो सिचुएशन, जो दूसरी सिचुएशन है इस केस के अंदर, सबसे बड़ा इशू ये कि ये आमतौर पे होता यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आजकल सीडीओज वगैरह बनते हैं, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस, तो बेसिकली वही होम रेंटल्स हैं, रेंट आ रहा होता है आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली रेंट नहीं, वहां पर हमारे पास बेसिकली इंस्टॉलमेंट आ रही होती है मंथली जो होती है। तो वो जो इंस्टॉलमेंट आ रही होती है उसकी बेसिस के ऊपर वो डिवाइड करते हैं उसको तीन कैटेगरीज में, सेफ, मॉडरेट एंड रिस्की, और तीनों स्लाइस डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। तो बेसिकली वो ओनरशिप नहीं खरीदते, वो सिर्फ वो रेंटल खरीदते हैं। तो ये जो चीज है ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो चीजें अलाउ करती हैं। ठीक है, जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है वो जो चार्ज की जा रही है उसके अंदर ये है कि लीजर जो है वो राइट जो है वो किसी अपने रिश्तेदार को, किसी फ्रेंड को, अपने बेटे बेटी को, इस तरह से किसी फ्रेंड को ना एज अ गिफ्ट दे सकता है कि जी तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे पास पैसों की कुछ कमी है, जैसे बच्चों को कभी जरूरत पड़ जाती है तो वो उनको एज अ गिफ्ट दे देता है कि जी अब से मेरी जो ये प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही रहेगी, इसका जो रेंटल आता है महीने का वो तुम रिसीव कर लिया करो, और ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। तो ऐसा किया जा सकता है, इसकी परमिशन है कि वो अपने बच्चों को दे दे, वो किसी दोस्त को दे दे कि ये तुम्हारी जरूरत है, तो रेंटल तुम रिसीव कर लिया करो इसका और इस्तेमाल करो। तो ये वो उसके ऊपर राइट है कि वो इसको गिफ्ट के तौर पे इस तरह दे सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन वो नहीं ले सकता। सिमिलरली अगर उसने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो वो अपने डेटर से कह सकता है कि भाई मैंने तुमसे जो कर्जा लिया वो मैं ऐसे तो नहीं वापस कर सकता, ये मेरा लीज का रेंट आता है, ये रेंट तुम जब तक तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं होता ये रिसीव करते रहो, विदाउट एनी एडिशनल और सब्ट्रैक्शन ऑफ दी अमाउंट, जो जो डेट की एक्चुअल अमाउंट थी। आपको पता है कि इस्लाम में डेट की अमाउंट चेंज नहीं हो सकती, 1 रुपए भी ऊपर होगा तो वो सूद हो जाएगा। लेकिन अगर लीजर अपना जो राइट है उसको सेल करना चाहे अगेंस्ट फिक्स प्राइस, ये आमतौर पे होता है, आपने मार्केट में सुना होगा, जैसे कि किसी के डेट्स होते हैं ना कंपनीज के, तो वो होता ही है कि आप ऐसी फर्म्स होती हैं जिनके पास जाते हैं जो कलेक्शन का बेसिकली काम करती हैं। आप उनसे कहते हैं मैंने इस बंदे से 1 लाख रुपया लेना है, मुझे 60,000 रुपए दो, या मुझे 70,000 दो, या मुझे 80,000 दो, अब तुम जानो तुम मुझसे कितना कलेक्ट करो। ठीक है ना, ये 1 लाख का क्लेम मेरा तुम्हारा हो जाएगा, मुझे तुम मेरे ये पैसे दे दो। तो आप उससे थोड़े से पैसे रिड्यूस करके ले लेते हैं और बाकी वो फिर अपनी कलेक्शन खुद देखता है कि कैसे करनी है उसकी। ठीक है, ये चीज इस्लाम में अलाउड नहीं है। ठीक है ना, ये कि किसी भी फिक्स प्राइस के अगेंस्ट अपना कलेक्ट करने का राइट जो है वो किसी को सेल कर दें। दैट मीन्स के जी मुझे लमसम आप अभी दे दें, लेट सपोज मुझे 70,000 दे दें लमसम, तो आप उससे जाके बाकी का ये जो मेरा रेंटल है वो कलेक्ट करते रहें विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसी सेल इस्लाम में अलाउड नहीं, शरई तौर पे अलाउड नहीं है। It is not permissible because in this case the money, the amount of rentals is sold for money, which is a transaction subject to the principles of equality. Otherwise it will be tantamount to a riba transaction, hence prohibited. Now how to operate Islamic leasing as a mode of financing? So इसके अंदर basically leasing purchases or leases the ends with the possession in a new mode innovated by the Islamic banks. ठीक है, with what distinguishes this transaction is that the bank does not hold assets on its own. Instead it purchases the asset on request from its customer who is interested in owning an asset through a lease दैट एंड्स विद पोजेशन। ठीक है, तो कस्टमर चाहता है कि वो एक लीज ले ले जो कि पोजेशन के ऊपर एंड हो जाए, तो उसके लिए कस्टमर की जो प्रेफर्ड प्रॉपर्टी होती है वो खरीद लेता है बैंक। बैंक खुद से ओन नहीं कर रहा होता पहले से चीजें। एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द लीजी। The bank mostly calculates the total rental on the basis of the cost of asset plus the profit. Rentals are payable over a period of time as agreed between the bank and the customer. In practice, there are two basic ways through which the asset becomes the property of the leasee at the end of the lease period. पहला तरीके दोनों आपको पता है, एक केस के अंदर गिफ्ट कर दिया जाता है और दूसरे केस के अंदर एक नॉमिनल सी जो एक्चुअल प्राइस उनकी बुक वैल्यू बची पड़ी होती है उसके ऊपर उसको बेच दिया जाता है। सो अ लीज कॉन्ट्रैक्ट विद अ promise to grant the asset to the leasee after paying all the rental installments. The grant must be obtained in a separate contract. ठीक है,
And secondly, a lease contract with a promise to sell the asset to the lessee in exchange for a nominal or actual price. The lessee pays at the end of the lease period in addition to paying all the rental installments agreed upon. Now these are the practical steps of a lease purchase agreement. सबसे पहले the purchase contract जो होता है वो asset का होता है, ठीक है. बैंक in pursuance of the customer's desire, जो customer उससे आकर request करता है, draws a contract of lease ending with the ownership. The bank purchases the asset from the seller, pays the price and gets its possession. The seller agrees on the sale, signs the bill and agrees with the bank about the place of delivery. ठीक है, तो डिलीवरी और रिसिप्ट ऑफ कमोडिटी हो जाती है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसके बाद सेलर जो है वो डिलीवर करता है दी एसेट टू दी बैंक, और डायरेक्टली या फिर वो बैंक के किसी भी जो एजेंट को, जिसको बैंक कहे उसको नॉमिनेट करता है, उसको दे देता है, और टू द पार्टी designated by the bank in the contract. Then the bank authorizes its customer to receive the asset and demands a notification of arrival and satisfaction of the required specifications. तो बैंक ऑथराइज करता है कस्टमर को कि रिसीव कर ले एसेट को, और उससे कहता है कि जी एक नोटिफिकेशन ऑफ अराइवल दे दे हमें, और एक सेटिस्फेक्शन की रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के ऊपर जो है ना सेटिस्फेक्शन का फॉर्म भी दे दे कि जी वो सेटिस्फाइड है स्पेसिफिकेशन के सामान के साथ. और इसके बाद वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है. बैंक लीज कर देता है द एसेट टू द कस्टमर एंड प्रॉमिसेस द कस्टमर टू द पोजेशन ऑफ द एसेट इफ ही पेज ऑल द रेंटल इंस्टॉलमेंट्स as a gift or at a nominal price. ठीक है, the lessee pays the rental installments on the agreed upon periods, और इसके बाद ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप. बैंक at the end of the lease transfers the asset to the customer and the ownership of the asset becomes of the lessee. तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एसेट खरीदा जाता है और फिर वो लीजी को दे दिया जाता है. इसके अंदर अक्सर जो है वो कस्टमर को ही एजेंट बना लिया जाता है परचेज के लिए, बिकॉज कस्टमर ज्यादा नॉलेजेबल होता है. अगर कोई बिल्डिंग या कोई पर्टिकुलर मशीनरी लेनी है तो वो उसको एजेंट बनाकर अपने बिहाफ के ऊपर परचेज का कह देते हैं. अब इसको एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो इसके अंदर बेसिकली रियल एस्टेट, कंप्यूटर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है. तो इस्लामिक में यूज द लीज टू विद ऑप्शन टू परचेज स्पेशली real estate, computers, machinery and equipment. By doing so, the Islamic Bank gives their customers the freedom of choice to acquire the assets they need from the source they select in the light of their experience and personal evaluation. The lease is the lease in this case enjoys in this case enjoys the possession and use of the asset during the lease period, and it is certain that ownership of the asset will be transferred to him at the end of the lease period. The bank also retains the ownership of the asset and it assigns it to the lessee only on the receipt of rental installments agreed upon. अब इस्लामिक बैंक बॉन्ड्स मार्केट और पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस. ओके, अब इस्लामिक बॉन्ड मार्केट क्योंकि आ गई, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर इस्लामिक बॉन्ड्स जो हैं ये इजारा की ही बेसिस के ऊपर इशू किए जाते हैं, इसीलिए ये इस टॉपिक का पार्ट है. मुझे बेसिकली, मैं अब अपने कंसर्न पहले ही शेयर कर दूं, मुझे बॉन्ड के वर्ड से इसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज है, क्योंकि बॉन्ड प्योरली एक डेट और इंटरेस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, तो बॉन्ड का वर्ड यूज करना भी मेरे नजदीक सही नहीं है. इस्लामिक बॉन्ड मार्केट यहाँ लिखना सही नहीं है. ठीक है, और बॉन्ड को इस्लामिक बेसिकली जो इजारा है उसके साथ लिंक करके बॉन्ड इश्यू करना, इस्लामिक बॉन्ड्स, तो आई पर्सनली डोंट फील इट इज राइट. जो आगे तरीका आने वाला है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, सारा तरीका भी कि किस तरह से इशू किया जाता है. तो वो तरीके में कोई ऐसी डाउटफुल चीज तो नहीं मिलती. ठीक है, लेकिन अगेन जो सबसे बड़ा इशू आ जाता है वो वही आ जाता है, क्योंकि बॉन्ड जब खरीदा जाता है तो उसके बाद एंड के ऊपर बॉन्ड की ओरिजिनल फेस वैल्यू भी दे दी जाती है वापस. ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आम तौर पे वो कहते हैं कि हम रेंटल के हिस्से बनाते हैं और उनमें से एक हिस्सा किसी को बेच देते हैं, उसके अगेंस्ट उसको जो रेंटल आता है, जो सॉरी बेसिकली जो रेंट जो प्रॉपर्टी है उसके हिस्से करते हैं और उसमें से एक हिस्सा किसी को बेच देते हैं. वो बंदा वो हिस्सा खरीद लेता है, उसके ऊपर जो रेंटल आता है वो उसकी इनकम हो जाती है, जो प्रॉफिट होता है, और एंड के ऊपर उसको फिर वो जो पैसे वापस मिलते हैं वो बेसिकली एसेट की सेल. अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जो एसेट है उसका रेंटल वो ले सकता है, उसको एक शेयर भी मिल गया ओनरशिप का उसके अंदर, एसेट के अंदर. एंड के ऊपर वो एसेट जब उसके रेंटल कंप्लीट हो रही हैं तो उसके बाद वो एसेट जो है वो कैसे इसका अगेन ट्रांजैक्शन होगी, बिकॉज रेंटल के केस टोटली डिफरेंट है और एसेट की ओनरशिप टोटली डिफरेंट चीज है. मतलब अगर रेंटल खत्म भी हो जाए तो उसके बाद एसेट की ओनरशिप तो उसकी रही, जो उतना हिस्सा उसने परचेज किया है, तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा और जैसे सेटल किया जाएगा वो इस्लामिक है कि नहीं, उसके पर मुझे
थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, जब मेरी रिजर्वेशन है बेसिकली। आई एम स्टिल नॉट एन एक्सपर्ट, सो आई कैन नॉट से मच मोर अबाउट इट। लेकिन मेरे नजदीक बॉन्ड का वर्ड ही यूज करना यहाँ पर सही नहीं है। आखिर हमारे लिए इस्लामिक फाइनेंस के अंदर क्यों जरूरी है कि हम कन्वेंशनल के नाम से इस्तेमाल करें? हम अपने नाम रख सकते हैं और एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसके बेटे को उसका कॉपी पेस्ट बना के एक वर्जन प्रेजेंट किया जाए। सो इसके ऊपर मुझे थोड़ा इख्तलाफ है। अगेन मैं कोशिश करूंगा कि हम किसी एक्सपर्ट स्कॉलर से इसके ऊपर ओपिनियन ले लें, ठीक है? Okay, Islamic bond market possibilities and challenges. Bonds are long-term debt obligations that are secured by a specified asset or a promise to pay. In effect, a bond investor has lent money to the bond issuer. In return, the issuer of that bond promises to pay interest and to repay the principal on maturity. The certificate itself is evidence of a lender-creditor relationship. It is a security because unlike a car loan or a home improvement loan, the debt can be bought and sold in the open market. In fact, a bond is a loan which is intended to be bought and sold. ठीक है? बॉन्ड बेसिकली होता है कि आप किसी को पैसे देते हैं और एक बॉन्ड खरीद लेते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि जिसको आपको जो भी इसके टाइम पीरियड के बाद पेमेंट मिलनी होती है आपको, वो एनुअल या मंथली या बाय एनुअली पेमेंट मिलती है आपको, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, और फिर उसके बॉन्ड की लाइफ के एंड के ऊपर उसकी फेस वैल्यू भी आपको वापस मिलती है जितने में आपने वो खरीदा होता है, ठीक है? और ये बेसिकली क्योंकि सिक्योर होता है, इसकी एज सिक्योरिटी होता है, तो इसको ट्रेड भी किया जा सकता है बड़ा इजीली ऑन दी मार्केट। अगेन ये बड़ा क्लियर है कि बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट ही होता है जो कन्वेंशनल बॉन्ड है इसके ऊपर। लेकिन का ओपिनियन ये है कि डोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग ये जो है इस्लामिक, इसके थ्रू क्लोज हो जाते हैं इन इस्लामिक फाइनेंस, तो उन्होंने इसका एक डेट फाइनेंसिंग का अल्टरनेट निकाला है, ठीक है? However, it is also important to note that beside the rejection of the obvious system of interest in the bond trading, the Islamic alternative must also avoid any transaction of debt and credit on future basis which may result in usury or interest. अगेन वो उनका ओपिनियन ये है कि बेसिकली इस्लामिक जूरिस्ट ने एक सोल्यूशन निकाला इसका, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम का। तो उसका प्रोडक्ट निकाला जो कि डिफरेंट होना चाहिए कन्वेंशनल बॉन्ड से। बट आई फील कि इसमें थोड़े से इश्यूज हैं। ओके, तो इजारा बॉन्ड होता क्या है? ठीक है, इजारा बॉन्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ पार्टी परचेजेस एंड लीजेस आउट अ फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट फॉर अ रेंटल फी. The duration of the rental and the fee are agreed in advance, and the ownership of the asset remains with the leaser. Hence, the relationship between the parties differs from that of a debtor-creditor relationship, as it is based on a buyer-seller of an asset. ये again वही बेसिकली इजारा क्या है कि एक एसेट खरीदा जाता है और उसको रेंट पर दे दिया जाता है, और इसकी ये जो है ना सेल की बेसिकली एग्रीमेंट है बायर सेलर का, जिसके अंदर रेंट चार्ज किया जा रहा है। अगेन इजारा बॉन्ड क्या होता है? इजारा बॉन्ड ऑन द अदर हैंड आर सिक्योरिटीज ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन ऑफ ईच इशू, and they represent basically durable assets that are tied to ijara contracts as defined by the sharia, ठीक है? जो बेसिक इसके प्रिंसिपल है इजारा बॉन्ड का, जो इसके फीचर है वो ये है कि इट रिप्रेजेंट्स अ लीज्ड एसेट, सो विदाउट रिलेटिंग द बॉन्ड होल्डर टू एनी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इंस्टीट्यूशन, उसकी जगह वो उस लीज्ड एसेट के साथ उसको रिलेट करा होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप इसमें ले लें कि एक एयरक्राफ्ट है, एक कंपनी ने, बैंक ने खरीदा और एक एयरलाइन को लीज कर दिया है, ठीक है? तो अब बैंक क्या करता है, उस एयरक्राफ्ट को जितने में खरीदा है उसके हिसाब से उसके चंक्स बना लेता है, ठीक है? थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट उसके चंक्स बनाकर डिफरेंट बॉन्ड होल्डर्स को बेच देता है इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली। और जो जो वो बॉन्ड जिस जिसके पास होता है वो बेसिकली पीरियोडिक रेंट उस अपने बॉन्ड के हिसाब से रिसीव कर रहा है, बिकॉज अगर उसके एक पीरियड का रेंट लेट्स सपोज काफी बड़ी अमाउंट है, तो उतने ही ज्यादा लोगों के अंदर क्योंकि उसके चंक्स बनाकर डिवाइड कर दिए गए हैं, तो वो उसको एक उसका अगेंस्ट जितना चंक उसने खरीदा है उस चंक के अगेंस्ट उसका रेंट उसको पे कर दिया जाता है। So, for instance, an aircraft leased to an airline can be represented in bonds and owned by 1,000 different bondholders. Each of them individually and independently presents his bond to the airline company and collecting the periodic rent without having to have any relationship with other bondholders. In other words, the Ijara bondholders are not the owners of the
shares in a company that owns the leased aircraft, but simply a sharing owner who only owns 1000 or more of the aircraft itself. ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि अगर एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाता है, गिर जाता हो सकता है, ठीक है, कोई और इसको इशू हो जाता है, तो वो जो कॉस्ट है वो बेसिकली इन्हीं बॉन्ड होल्डर्स को लॉस के तौर पे बेयर करनी पड़ेगी। तो वो क्या वो करते हैं, उसके अंदर कैसे डीलिंग होती है, दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। अगेन इसी तरह से एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर एक बिल्डिंग खरीद लेते हैं और उसकी ओनरशिप के जो राइट है वो उसको डिवाइड कर लेते हैं इन डिफरेंट इक्वल सर्टिफिकेट्स। तो छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं, उसके ऊपर जो रेंट होता है वो उसके अगेंस्ट जिसने जो सर्टिफिकेट खरीदा होता है उसके अगेंस्ट उसको रेंट की पेमेंट होती रहती है और ओनरशिप जो है वो उनको ट्रांसफर हो जाती है। और उनका कहना यह कि ये इजीली ये सर्टिफिकेट जो है ट्रेड किया जा सकता है इन दी मार्केट। Okay, so a group of investors bought an office building and divides up the ownership right into many certificates of equal face value. The group may rent out the whole building for the next 10 years, then sell these certificates to the public. A buyer of such a certificate is acquiring a share in the ownership of the office building and an equal share in the net income from it from the terms of the lease. Such certificate could be easily traded in the market. Moreover, their generation of steady rental income renders them even less risky than common stocks. This is because in common stocks, both annual net income and capital gains or losses are variable, whereas in the rent sharing certificates, part of the future income stream is the contractually fixed rental payments. So उसके अंदर कोई ज्यादा vulnerability नहीं है. But there may be multiple forms of Ijara bonds depending on the nature of the asset and the method and procedure of issuance of the bonds. Thus, besides the simple forms of Ijara bonds mentioned above, more sophisticated forms of Ijara bonds can be considered by including financial intermediaries. Let's suppose that the Ministry of Defense needs a training field to be used for one of its training programs. A suitable piece of land is suitable, in a suitable location is needed. The Ministry of Defense resorts to an Islamic bank to prepare an issue of Ijara bond that allows the ministry to acquire the required plot. The Islamic bank buys the plot for $10 million, dinars, and rents it to the Ministry of Defense for 900,000 dinars a year. At the same time, the bank issues 1,000 Ijara bonds, each bond representing a thousandth of the plot and entitling the owner to 900 dinars per year as rent. The Ijara contract has a period of 10 years, after which the contract will be renewed perpetually for a term of 10 years. The Islamic Bank has an issuance commission of, say, 5% as per premium above the purchase price of the land. That is, the bank sells the bond at 10,500 dinars each. In this form of Ijara bond, the bondholder owns the land that is rented and they are entitled to the rent at the above mentioned rate. Okay. Now, characteristics of Ijara bond. The characteristics of Ijara bond stem from its nature and from the contractual relationship defined in the Ijara contract governing it. These can be summarized as follows. So, Ijara bonds are securities representing the ownership of well-defined existing and well-known assets that are tied up to a lease contract. This means that Ijara bonds can be traded in the market at a price determined by the market forces. This includes inter alia the general market conditions in the economy and in the financial market, the opportunity cost, prices of real investment assets, and economic trends in the specific market related to securities and Ijara bonds, etc. The Ijara bonds are also subject to risk related to the ability and desirability of the lease to pay the rental installments. Moreover, these are also subject to real market risk arising from potential changes in asset pricing and in maintenance and assurance costs. Furthermore, the expected net return on some forms of Ijara bonds may not be completely fixed and determined in advance, since there might be some maintenance and insurance expenses that are not perfectly determined in advance. Consequently, in such cases, the amount of rent given in the contractual relationship represented by the bond represents a maximum
returns subject to deductions of this kind of maintenance and insurance expenditure. Ijara bonds are completely negotiable and can be traded in the secondary market. Subject to market conditions, these bonds will offer a high degree of liquidity and therefore have both the characteristics and necessary conditions for functioning as successful securities. Moreover, Ijara bonds offer a high degree of flexibility from the point of view of their issuance management and marketability. The central government manipulates municipalities, OCAF, or any other asset users, private or public, can issue the bonds. Additionally, they can be issued by financial intermediaries or directly by users of the leased assets. It should be noted that Ijara bondholders, as owners, bear full responsibility for what happens to their property. They are also required to maintain it in such a manner that the leasee may derive as much useful from it as possible. Now, the arrangements in the issuance of Ijara bonds. The issuance of Ijara bonds involves three basic arrangements which represent sale, purchase, and the lease of assets. These are as follows. So, asset purchase agreement होता है, सबसे पहली चीज होती है asset purchase agreement होता है, जिसके अंदर ownership title of the airport building is transferred. Basically, airport building अगर एक state bank लेना चाहे तो उसकी example दी हुई है. The ownership title of the airport building is transferred to the State Bank of Pakistan, so that the ownership benefits from the asset pass on to the State Bank of Pakistan. The State Bank of Pakistan issues Ijara bonds, and buyers of these bonds sign an agreement whereby the proportionate ownership in the building is transferred to them. Then the lease rental agreement जो है वो sign होता है. The State Bank of Pakistan may lease the building from the bondholders for its use at the mutually agreed rental, और उसको आगे लीज कर देते हैं. तो एसेट सेल्स एग्रीमेंट जिसमें फाइनली एसेट की सेल हो जाती है. ठीक है. The leasee through their this arrangement agree to purchase the leased asset whose ownership is represented by the Ijara bonds at a fixed price on maturity at the Ijara of the Ijara from the holders. तो वो होल्डर से वो वापस उसको परचेज करने की एग्रीमेंट कर लेता है कि एक फिक्स प्राइस के ऊपर वो परचेज कर लेगा. Then conclusion, the issuance of Ijara bonds serves as a good source of medium and long-term investment and are issued in the capital markets to mobilize short-term deposits for the development of long-term infrastructure projects. Since the yield is predetermined and the underlying asset is tangible and secured, the Ijara bonds can be traded in a secondary market. So because ये कुछ चीज के अंदर डिफरेंट होती है yields, तो अगेन Ijara bonds कुछ जो है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं, बाकी कुछ जो है वो सिर्फ प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होते हैं. So that's it for today class. So if you have any questions, you guys can ask me. Thank you very much. Assalamu alaikum.